दोस्तों सोचो, एक ऐसा देश जहां हर तरफ गरीबी और बेरोजगारी का बोलबाला हो, क्राइम्स इतने ज्यादा हो कि लोग अपने घर से निकलते हुए डरते हो, ड्रग एडिक्शन का प्रभाव हो, हर रोज नए राइट्स हो रहे हो, ओवर पॉपुलेशन के साथ साथ लोग अनपढ़ भी हों। क्या आप सोच सकते हो कि एक देश की हालत इतनी खराब हो सकती है? लेकिन सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक कहानी नहीं बल्कि 1965 के सिंगापुर का सच था। लेकिन दोस्तों, बस 25 सालों में सिंगापुर ने दुनिया के सामने एक चमत्कारी बदलाव दिखाया। आज सिंगापुर दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट कंट्रीज में शामिल है। ये दुनिया के सबसे साफ और क्राइम फ्री कंट्रीज में से एक है और एक ऐसा देश है जो एशिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। लेकिन ये कैसे हुआ? कौन था इसका चमत्कारी बदलाव का असली हीरो? आइए इस वीडियो में हम सिंगापुर के इस अनोखे सफर की कहानी को एक्सप्लोर करते हैं, जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, इतना छोटा कि आप मैप पर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ढूंढना मुश्किल होगा। साउथ ईस्ट एशिया का मैप देखिए, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया को आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड है जो स्टेट ऑफ जोहर के नीचे बसा हुआ है। एरिया वाइज ये सिर्फ दिल्ली के आधे हिस्से के बराबर है, लेकिन यहाँ के लोगों की संख्या 5.7 मिलियन है। मतलब यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी 8028 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो इंडिया के 446 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के कंपैरिजन में 18 गुना ज्यादा है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, सिंगापुर हमारी प्राचीन संस्कृति और भाषा से भी जुड़ा हुआ है। सिंगापुर का नाम संस्कृत के शब्द सिंहपुरा से आया है, जिसका मतलब है लायन सिटी, और यह नाम आज भी इस देश के स्पिरिट को दिखाता है। सिंगापुर उन 4 एशियन टाइगर्स में से एक है जो अपने रैपिड डेवलपमेंट के लिए मशहूर है। साउथ कोरिया, हांगकांग, ताइवान और सिंगापुर। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन देशों की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से ज्यादा होने के बावजूद ये कंट्रीज सुपर डेवलप्ड है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। सिंगापुर का इतिहास स्ट्रगल्स और चैलेंजेस से भरा हुआ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स ने 1819 में सिंगापुर को सुल्तान ऑफ जोहर से खरीदा और इसे एक फ्री ट्रेडिंग पोर्ट में बदल दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के साथ ही सिंगापुर एक ओपियम हब बन गया। ब्रिटिशर्स ने बंगाल में ओपियम उगाया और सिंगापुर में प्रोसेस करना शुरू किया। यहाँ काफी चाइनीज मजदूर लगाए गए जो यहाँ के लोएस्ट ग्रेड ओपियम को प्रोसेस करते करते एडिक्ट हो गए। 1940 तक यहाँ 16,500 ओपियम एडिक्ट्स थे। इसके साथ क्राइम, बेरोजगारी और पॉवर्टी भी अपनी पीक पर थी। फिर आई वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही। जापान ने सिंगापुर पर कब्जा किया और 3.5 साल तक यहाँ काफी जुल्म हुए। लोगों को फोर्स लेबर के लिए यूज किया गया और औरतों का एक्सप्लॉयटेशन अपनी चरम सीमा पर था। जब 1945 में ब्रिटिश वापस आए तो सिंगापुर एक पॉवर्टी स्ट्रिकन कॉलोनी थी, जहां लोग स्टार्व हो रहे थे, क्राइम्स बढ़ रहे थे और डिजीजेस फैल रही थी। 1959 में ली क्वान यो, जो पीपल्स एक्शन पार्टी के लीडर थे, सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। उस समय सिंगापुर का हाल ऐसा था कि ली क्वान यो ने खुद कहा था कि सिंगापुर अपने दम पर सरवाइव नहीं कर सकता और मलेशिया का पार्ट बनने की सोच रखी थी। 1963 में सिंगापुर को मलेशिया के साथ मर्ज कर दिया गया, लेकिन ये डिसीजन एक बड़े प्रॉब्लम का कारण बन गया। मलेशियन गवर्नमेंट और सिंगापुर के लोगों के बीच टेंशन बढ़ने लगा। मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 के तहत मलेस को स्पेशल प्रिविलेज दिए गए थे, जो चाइनीज और इंडियन एथनिसाइड्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते थे। 1964 के रेशियल राइट्स ने सिचुएशन और भी बिगाड़ दी। फाइनली 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। लेकिन यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। एक देश जो एक छोटा आइलैंड था, जिसके पास न नेचुरल रिसोर्सेज थे न अपना आर्मी सिस्टम, उसने कैसे दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट कंट्रीज में अपनी जगह बनाई। ली क्वान यो के लीडरशिप में सिंगापुर ने डेवलपमेंट के कई रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए। सबसे पहले शुरुआत हुई एजुकेशन से। उन्होंने कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इंप्लीमेंट की और पब्लिक स्कूल्स को हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल बनाया। वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस किया गया, जिससे लोग प्रैक्टिकल स्किल सीखकर इंडस्ट्रीज में कंट्रीब्यूट कर सके। इसके साथ साथ उन्होंने एक सेक्युलर और यूनाइटेड सोसाइटी बनाने के लिए एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट हाउसिंग में अलग अलग कम्युनिटीज को एक साथ रहने के सिस्टम बनाए गए। हर बिल्डिंग में फिक्स्ड एथनिक रेशियो रखा गया, जिससे चाइनीज, मलेस और इंडियंस एक साथ रह सके।
और कम्युनल हार्मनी बनी रहे। इसके अलावा उन्होंने रेशियल हार्मोनी डे इंट्रोड्यूस किया, जिसमें स्कूल चिल्ड्रन एक दूसरे के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं और सेक्युलरिज्म और डाइवर्सिटी का मैसेज दिया जाता है। क्लीनलीनेस और हाइजीन को एक प्रायोरिटी बनाते हुए उन्होंने कीप सिंगापुर क्लीन कैंपेन्स चलाए। पब्लिक वेस्ट कलेक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया और च्युइंग गम जैसे प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया। हैवी फाइन्स और स्ट्रिक्ट लॉस के जरिए लोगों को डिसिप्लिन बनाया गया। ये कैंपेन्स इतने इफेक्टिव थे कि आज सिंगापुर दुनिया के सबसे साफ और ग्रीन सिटीज में आता है। सिंगापुर ने हाउसिंग और अर्बन प्लानिंग पर भी काफी काम किया। स्लम्स को खत्म करके हाई राइज पब्लिक हाउसिंग बनाई गई। आज सिंगापुर के 80% लोग गवर्नमेंट प्रोवाइडेड पब्लिक हाउसिंग में रहते हैं। रोड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को भी इतनी अच्छी तरह प्लान किया गया कि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया के सबसे अफोर्डेबल और सेफ सिस्टम्स में से एक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सिंगापुर ने अपने लोकेशन का मैक्सिमम फायदा उठाया। रोबस्ट पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बनाए गए जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग के हब बन गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए टैक्स रेट्स को लो रखा गया, रेड टैपिज्म को खत्म किया गया और ब्यूरोक्रेसी को एफिशिएंट बनाया गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सिंगापुर आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में दुनिया के टॉप 2 कंट्रीज में शामिल है। करप्शन को खत्म करना भी ली क्वान यू की एक बड़ी प्रायोरिटी थी। उन्होंने मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरीज इतनी हाई रखी कि उन्हें करप्शन करने की जरूरत ही ना पड़े। साथ ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और इंडिपेंडेंट करप्ट पॉलिसीज इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो CPIB के जरिए करप्शन को एलिमिनेट कर दिया गया। आज सिंगापुर दुनिया के सबसे लीस्ट करप्ट कंट्रीज में से एक है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर भी सिंगापुर ने फोकस किया। ट्री प्लांटिंग डे और अर्बन ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स के जरिए सिंगापुर को एक ग्रीन सिटी बनाया गया। हेल्थ केयर को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाते हुए मेडिसेफ और मेडिफंड जैसे इनोवेटिव हेल्थ केयर सिस्टम्स लॉन्च किए गए। सिंगापुर की डेवलपमेंट का एक और सीक्रेट था स्किल डेवलपमेंट। एम्प्लॉयर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट लेवी लगाई गई, जिससे वर्कफोर्स को अपग्रेड करने के प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए गए। ये सब एफर्ट्स सिंगापुर को बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर्स जैसे हाईटेक इंडस्ट्रीज में एक लीडर बनाते हैं। आज अगर आप सिंगापुर जाएंगे तो आपको एक क्लीन, डेवलप और हार्मोनियस कंट्री मिलेगी। ये सब पॉसिबल हुआ ली क्वान यू के विजनरी लीडरशिप की वजह से, जो अपनी पर्सनैलिटी से ज्यादा अपने काम पर फोकस करते थे। सिंगापुर की कहानी एक इंस्पिरेशन है कि कैसे सही लीडरशिप और पॉलिसीज के जरिए एक छोटा और गरीब देश भी दुनिया के टॉप देशों में शामिल हो सकता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो और ऐसे ही इंस्पायरिंग केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।